नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरू किया जाना एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगला लेक्चर। हम आपको सम न्यूट्रॉनिक तक पढ़ा दिए थे, आज आपको सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा दें, ठीक है ना। सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या किया जाएगा, रेडियो एक्टिविटी खोज के रेडियो एक्टिविटी पे थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग थॉमसन मॉडल पे चला जाएगा, ठीक है ना। आइए देखा जाए सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। अब देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। लिखेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। क्या होगी, समान होगी। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे हम लोग देखा जाए सोडियम पे प्लस, मैग्नीशियम पे +2 और कैल्शियम पे क्या हो जाए, ऑक्सीजन पे 2-, फ्लोरीन पे -1, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 10 है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे अब अगर हम पूछ ले CO2, ठीक है ना, CO2 है, NO2 है, ठीक। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा, कार्बन का 6 है और ऑक्सीजन का कितना है, एक ऑक्सीजन का 8, 2 ऑक्सीजन का 16 है और 22 हो जाएगा कि नहीं, ये 22 हो जाएगा। ये नाइट्रोजन का कितना है, 7 है +16 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। और हम लिख दें NO2 पे 1+ लिख दें, ठीक है ना। NO2 पे 1+ लिख दें। अब ये क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, है कि ना, है ना। अब हम लोग देख लिया जाए इसमें सम इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन है। क्या सम इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन से हैं, NO2 पे प्लस है और ये क्या है, CO2 है। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, CO2 है और क्या है, NO2 पे प्लस है, ठीक। दोनों क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। सम जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी उसे हम क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, ठीक है ना। सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, ठीक। आप एग्जांपल इसी को हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। और सम इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। और क्या हम लोग पढ़े थे, समस्थानिक और समभारिक पढ़े थे, ठीक है ना। तो अब हम लोग चला जा रहा है रेडियो एक्टिविटी पे, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। आप देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज होने से ये पता चल गया था कि जो क्या था, परमाणु विभाज्य होते हैं ना। आपको परमाणु की डिफिनीशन ना लिखा है ना, परमाणु की डिफिनीशन परिभाषा लिखा दे तब हम लोग रेडियो एक्टिविटी पे चला जा रहा है, ठीक है ना। ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आइए देखा जाए परमाणु किसे कहते हैं, ठीक है ना। परमाणु जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं परमाणु क्या होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं और जो विभाजित, बोले तो जो अभिक्रिया में विभाजित नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप ये बोलेंगे जो अपक्रिया में भाग लेते हैं और जो विभाजित नहीं होते, मतलब अपक्रिया में विभाजित नहीं होते, ठीक है ना।
वैसे तो इसे मतलब इससे तोड़ के अगर हम इसको तोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेगा। लेकिन परमाणु जो अपक्रिया में भाग देता है और जो अपक्रिया में विभाजित नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा अपक्रिया में विभाजित नहीं होते, ये नहीं कि वो अकेले ही ना विभाजित किया जा सके। ये डाल्टन साहब बोले थे ना कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए तो हमें ये पता चल गया कि 100% परमाणु क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। लेकिन जब हम रिएक्शन कराते हैं, जैसे C+O2 है, ठीक है ना, ये क्या बनता है, CO2 बनता है। लेकिन हम बोले ऐसा कभी होता है, कार्बन का मान लीजिए इस पे ऐसा टूट के कोई बने, तो ऐसा नहीं होता ना। वही हम बता दें कि जो परमाणु है वो क्या होगा, मतलब अपक्रिया में विभाजित नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन रियल में क्या विभाजित किया जा सकता है, अपक्रिया में विभाजित नहीं होता, बस इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। तो चलिए ना, अब हम लोग क्या देखा जाए, रेडियो एक्टिविटी देखा जाए, रेडियो एक्टिवता। ठीक है ना, रेडियो एक्टिविटी लिख लीजिएगा, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है ना, अब देखिए रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है रे इमिटिंग सबस्टांस। ठीक है ना, इसका मतलब है किरण उत्सर्जन करने वाले पदार्थ। क्या है, किरण उत्सर्जन करने वाले पदार्थ। हमें बोल सकते हैं जो भी कोई भी पदार्थ है अगर क्या करता है, वो किरण का उत्सर्जन कर रहा है, वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है ना, रेडियो एक्टिविटी की खोज जान रहे 1886 ईस्वी में। देखिए सन आगे पीछे 1-2 साल रहता, हम लिख दे रहे हैं। 1886 ईस्वी में कौन किया था, बैकुरेल ने अपने लैब में खड़े थे। ठीक है ना, अपने लैब में खड़े थे तो इन्होंने ये देखा कि लैब में ऐसे खड़े थे ना, तो इन्होंने ये देखा कि जैसे ना ये रखा गया है, तो ऐसे लैब में रखा गया था, अलग अलग जगह पे क्या था, ऐसे जैसे मेरा रूम है ना, फिलहाल आपको दिख ना रहा होगा, तो रूम के किनारे किनारे क्या रखे जाते हैं, जैसे आप कभी लैब में गए हो दोस्त अगर, तो रूम के किनारे किनारे ये वो रखा जाता है, मेज रखा रहता है, नहीं तो स्लिप बना रहता है, उस पे क्या रखे जाते हैं, बॉटल रखे रहते हैं। ठीक ना, उस बॉटल में केमिकल रखे रहते हैं। तो बैकुरेल के लैब में भी ऐसे ही कुछ था, कुछ ऐसे पदार्थ रखे गए थे जो क्या थे, रेडियो एक्टिव थे, लेकिन उस समय हमें पता नहीं था। लेकिन उनके संपर्क में जितने एलिमेंट थे, मतलब जितने डब्बे थे, वो क्या हो गए, काले हो गए। तो रेडियो एक्टिविटी की उनको ये लगा कि भाई ये क्या है यार, कि काला हो जाला साला सब। काला हो जाने की वजह से उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। ठीक है ना, तो उन्होंने काम करके रेडियो एक्टिविटी की खोज की, और उन्होंने ये बताया कि यदि हम किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को क्या किया जाए, किसी मान लीजिए ये कैसे गुटखा ले लिया जा रहा है, ऐसे गुटखा ले लिया जा रहा है। ठीक है ना, चाचा हाँ रेडियो, ठीक है ना, जाओ। ठीक, देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ था। ठीक है ना, इस रेडियो एक्टिव पदार्थ को उन्होंने जब अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि उन्होंने ना एक सोने की पतली चादर ले ली। क्या ले ली, एक सोने की पतली चादर ले ली, और उन्होंने देखा कि इससे जब किरणें निकल रही हैं, तो 3 तरह की किरणें निकल रही थी। कितने तरह की, 3 तरह की किरणें निकल रही थी। 1 मिनट दोस्त, ठीक है ना, 3 तरह की किरणें निकल रही थी, जिसमें उन्होंने एक प्लेट पॉजिटिव लगाया, एक प्लेट क्या लगा दिया, निगेटिव लगा दिया। ये सोने की पतली चादर थी। क्या थी, सोने की पतली चादर थी। उन्होंने देखा कि कुछ किरणें पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक रही हैं, कुछ किरणें किधर निगेटिव, और कुछ किरणें क्या गई, सीधी गई। ठीक है ना,
तो जो पॉजिटिव प्लेट की ओर झुक रही थी उसको उन्होंने बीटा किरणें बोला। क्या बोला? बीटा किरणें बोला। अब बीटा किरणें क्या थी? ऋणावेशित थी। क्या थी? ऋणावेशित थी। क्या थी? ऋणावेशित थी। और इसको इलेक्ट्रॉन का रूप ही दिया गया, ऐसे डिनोट किया गया। ठीक है ना। और जो सीधी चली गई वो गामा किरणें थी। क्या थी? गामा किरणें थी। क्या थी? गामा किरणें थी। और जो निगेटिव प्लेट की ओर झुकी वो क्या थी? अल्फा किरणें थी। क्या थी? अल्फा किरण थी। ठीक है ना। ये अल्फा किरणें थी। अब इन अल्फा किरणों को क्या बोला गया? ये क्या थी? धनावेशित थी। क्या थी? धनावेशित थी। धनावेशित होती है। क्या होती है? धनावेशित होती है। ये क्या होती है? धनावेशित होती है। ये धनावेशित होने की वजह से क्या है? ये निगेटिव प्लेट की ओर झुक रहे थे। किधर झुक रहे थे? पॉजिटिव प्लेट की। गामा किरणें क्या चल रही थी? सीधी चल रही थी। उसके बाद इन्होंने तीनों किरणों का क्या किया? अध्ययन करना शुरू किया। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने तीनों किरणों का क्या किया? अध्ययन किया और अलग अलग अध्ययन करके इनके लक्षणों को बताया। ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग इनके लक्षण लिखा जाए, अल्फा बीटा गामा में अंतर या इनके लक्षण। ठीक है ना। तो आइए देखा जाए। ये आप समझ लिए ना, जो रेडियम था ये रेडियो एक्टिव होता है। यहाँ पे आप यूरेनियम रख सकते हैं या ब्लॉक के जितने एलिमेंट है वो सब रख सकते हैं। ठीक है ना। ब्लॉक के सेकंड श्रेणी वाले सबको रख सकते हैं और एक किरणें उनमें से निकलेंगी। ठीक है ना दोस्त। और इस सोने की पतली चादर ली गई थी, वो इसलिए ली गई थी कि हम लोग ये देख रहे थे कि इनमें भेदन क्षमता है कि नहीं, कि मतलब एक किसी चादर को पार करने की क्षमता है कि नहीं। ठीक है ना। जब अल्फा और बीटा किरणों की खोज हुई तो उसके आधार पर दोबारा ये सिद्ध हो गया कि सच में जो प्रोटॉन है क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। प्रोटॉन क्या खोखला है, उसमें अलग किरणें भी उपस्थित हैं। ठीक है ना। अब देखा जाए, हम लोग अंतर देखा जाए। ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है ना। अब देखिए, ये अल्फा किरण है, ये क्या है? बीटा है, ये क्या है? गामा है। ठीक है ना। अब आप लिख लीजिएगा। देखिए, पहला था जो अल्फा किरणों को प्रदर्शित किससे करते हैं हम? अल्फा किरणों को ऐसे करते हैं, 2 और 4 हीलियम से प्रदर्शित किया जाता है अल्फा किरणों को। और बीटा किरणों को इलेक्ट्रॉन की तरह दिखाया जाता है। ठीक है ना। इसको कुछ नहीं, इसको गामा की तरह ही दिखाया जाता है। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट है, ठीक है, अगला पॉइंट है जो अल्फा किरणें थी, अल्फा किरणें क्या थी? अल्फा किरणें ये क्या थी? बीटा किरणें थी। ये क्या थी? गामा किरणें थी। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। अल्फा किरणें क्या थी? अल्फा किरणें धनावेशित थी। क्या थी? धनावेशित थी। अल्फा किरणें धनावेशित थी। ये क्या थी? ऋणावेशित थी। क्या थी? ऋणावेशित थी। ऋणावेशित थी। ठीक है ना। ऋणावेशित है। और ये क्या था? उदासीन है। क्या है? उदासीन है। ये क्या है? उदासीन है। अगला क्या होता है? जो अल्फा किरणें होती हैं ये 0.002 सेंटीमीटर की पतली चादर को पार कर जाती है। ठीक है ना। जबकि यह कितना है? 0.2 सेंटीमीटर की पतली चादर को पार कर जाती है। ठीक है ना। जबकि ये 200 सेंटीमीटर पतली चादर को पार कर जाती है। ठीक है ना। पार कर जाती है। अगला पॉइंट ये होता है ना, इनकी जो आयनन क्षमता होती है, आयनन क्षमता
इनकी आनंद क्षमता जो होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। और इनकी आनंद क्षमता, इनकी आनंद क्षमता अल्फा से कम गामा से ज्यादा होती है, अल्फा से कम गामा से ज्यादा होती है, अल्फा से कम गामा से ज्यादा होती है। इनकी आनंद क्षमता जो होती है सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। इनकी आनंद क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। आनंद क्षमता का मतलब है दोस्त, जैसे अगर हम बोले हाइड्रोजन को आयोनाइज कराना है तो हम बोले अल्फा बीटा गामा है, तो सबसे फास्ट कौन आयोनाइज करेगा, तो सबसे फास्ट अल्फा करेगा, उसके बाद कौन करेगा, बीटा करेगा, उसके बाद कौन करेगा, गामा करेगा, ठीक है ना। सबसे कम आयनन क्षमता किसकी है, गामा की। लेकिन सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी है, भेदन क्षमता मतलब किसी को पार कर जाने की क्षमता। जैसे हम बोले ना, ये क्या है, ये स्टील का बॉटल है ना, ये क्या है बोले तो तांबा है, ठीक है ना। अब इसको पार करने के लिए हम किरणें अगर पास कराए ना, तो देखा जाए कौन किरण सबसे ज्यादा पास करेगी, तो सबसे फास्ट पास करने की क्षमता जो इसको पाई जाएगी वो अल्फा में पाई जाएगी, उसके बाद बीटा में, उसके बाद गामा में, ठीक है ना। सॉरी अरे सबसे ज्यादा ना गामा जो होती है, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी, गामा की। तो सबसे पहले गामा पार करेगी, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। अब हम बोल देना कोई हाइड्रोजन एटम है, सोडियम परमाणु है, उसको आयन में चेंज करने की क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है, आयन में चेंज करने की क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होगी, अल्फा की होगी, उसके बाद बीटा की, उसके बाद गामा की, ठीक है ना। और इसका वेग जो होता है, इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/15 भाग होता है, ठीक है ना। ये जो होता है ये प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है, ये प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है, ठीक है ना। जबकि ये क्या होता है, ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगला पॉइंट ये लिख सकते हैं, जब अल्फा किरण को ना हम विद्युत क्षेत्र में गुजारते हैं, जब इसे विद्युत या चुंबकीय, ये क्या लिखिए, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये किधर झुकेंगी, ये क्या है, धनावेशित, तो किधर जाएंगी, ऋणावेशित प्लेट की ओर, ऋणावेशित प्लेट की ओर झुकती है, ठीक है ना। और ये क्या होती है, ये धनावेशित प्लेट की ओर झुकती है, ये धनावेशित प्लेट की ओर झुकती है, ठीक है ना। और ये किधर झुकती है, ये सीधे चली जाती हैं, ये सीधे चले जाती हैं, ठीक है ना। ये क्या होती हैं, सीधे चले जाती हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है समानता है।
अल्फा बीटा गामा को सभी किरणें क्या जिंक सल्फाइड पे अगर इनको गिराया जाए तो सभी किरणें उसके लेप को क्या कर देती, काला कर देती है, ठीक है ना। और तीनों किरणें क्या उत्पन्न करती, चमक उत्पन्न करती। ये समानता है, आप लिख सकते हैं तीनों किरणों को जब किसी सतह पर गिराया जाता है तो उससे काला कर देती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो है चमक उत्पन्न बराबर करती, मतलब तीनों को अगर कहीं किसी जिंक सल्फाइड के कॉपर सल्फाइड के ऊपर जब गिराया जाए क्या उत्पन्न करेंगी, चमक उत्पन्न करेंगी। तो अल्फा बीटा गामा किरणें थी है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जे थॉम्सन का मॉडल दोस्त, ठीक है ना। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अगले लेक्चर में आपको बोरोन मॉडल सब मिल जाएगा, ठीक है ना। ये रेडियो एक्टिविटी में दोस्त देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अब हम लोग चला जा रहा है किसमें, जे थॉम्सन के मॉडल में, ठीक है ना। अब आइए जे थॉम्सन के मॉडल में। जे थॉम्सन के मॉडल में, ठीक है ना। देखो जे थॉम्सन देखिए जे थॉम्सन ने बोला क्या, जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को देखकर उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन को तो पूरा मतलब नाभिक को धनावेशित भाग मान लिया था, हम लिख रहे हैं। इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में इस प्रकार व्यवस्थित होता है कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित होता है कि जिस प्रकार तरबूज के बीज धंसे होते हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन परमाणु में धंसा होता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु में धंसा होता है और जो खाली भाग होता है वो धनावेशित होता है। वो क्या होता है, धनावेशित होता है। मतलब जैसे अगर हम खरबूज का ये थोड़ा सा बीज लेना, ठीक है ना। देखिए ये काटा क्या है, वो बोल रहे हैं ये मान लीजिए क्या है, बीज है ना। आप खरबूज खाए हैं कि ना, अब देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को बता रहा है और जो खाली भाग है ये क्या बता रहा है, धनावेशित भाग को किसको बता रहा है, धनावेशित भाग को, ठीक है ना, धनावेशित भाग को बता रहा है। तो थॉम्सन का मॉडल जो था, थॉम्सन मॉडल परमाणु के
प्रमाण के उदासीनता को तो बताता है क्या कहता है, थॉमसन मॉडल प्रमाण के उदासीनता को तो बताता है, थॉमसन मॉडल प्रमाण के उदासीनता को तो बताता है, लेकिन किसको नहीं बताता है, लेकिन जब रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन मॉडल प्रस्तुत किया, अल्फा प्रकीर्णन मॉडल प्रस्तुत किया तो थॉमसन का मॉडल फेल हो गया क्योंकि रदरफोर्ड ने नाभिक की व्याख्या कर दी। किसकी व्याख्या कर दी? नाभिक की व्याख्या कर दी। ठीक है ना, व्याख्या कर दी। ठीक है ना। अब देखिए थॉमसन साहब ये बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है जिस प्रकार के तरबूज के बीज उसमें धंसे होते हैं और उसका लाल भाग जो होता है धनावेशित भाग होता है, और इस प्रकार प्रमाण क्या पूरा उदासीन है। ठीक है ना, सही है ना, प्रमाण क्या है, उदासीन है। लेकिन जब रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन मॉडल आया, किसका, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन मॉडल आया, तो रदरफोर्ड ने बताया भाई देख ले, जब हम इसके अब हम क्या कराते हैं, रदरफोर्ड सोने की पतली चादर पे भी क्या कराते हैं, अल्फा किरणों की क्या कराते हैं, बमबारी कराते हैं। ठीक है ना, निष्कर्ष निकाला, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग लेक्चर में। तो उसने बताया कि ना जो परमाणु होता है, क्या होता है परमाणु के अंदर एक धनावेशित भाग होता है जो क्या होता है, गोलाकार होता है। सॉरी, क्या होता है, गोलाकार होता है। इससे क्या हुआ, थॉमसन का मॉडल पूरा धंस गया, किस काम का न रह गया। ठीक है ना, परमाणु का क्या हुआ, पूरा धंस गया और किसी काम का नहीं रह गया। और इस प्रकार रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, और इसे हम किस में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्त, फिर अगले लेक्चर में। अब देखिए आप अगर पढ़ रहे हैं तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज है वो भी देख लीजिए, क्वेश्चन देखा करिए कैसे कैसे नीट में आते हैं, उस बेस पे अपना नोट बनाइए और उससे पढ़िए, फार्मूला याद करिए। फार्मूले में यूनिट किसकी जरूरी है, किसको किलो जूल मोल में, ये सब इन यूनिट कन्वर्जन हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर दोस्त नहीं आ रहा तो उसे देखो यार, आपका टाइम जो है ना अब खत्म हो रहा है, आप फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में जाएंगे, चीजों को समझने के लिए टाइम कम रहेगा, आपका एग्जाम रहेगा, बोर्ड का रहेगा, है ना। तो आप जो अभी समय है, अगर आप अभी देख रहे हैं तो आज ही आप क्या करिए, यूनिट कन्वर्जन जरूर पढ़िए। ठीक है ना, और अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिए, और जितना क्वेश्चन कराया जाए उसको जरूर देखिए। देखिए आप जाइए एटॉमिक स्ट्रक्चर का सब फार्मूला देख लीजिए, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का फार्मूला अपलोड कर दिए पहले से। मोल के सब फार्मूले देख लीजिए, मोल पे हम ना एक मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज्य का एक वीडियो अपलोड किया है, उसे देख लीजिए, उसमें क्या क्वेश्चन लगाया गया है। आप जब अभी से आपका बेसिक क्लियर रहेगा ना तो आपको सेकेंड ईयर की चीजें हाना समझ में आएगी। ठीक है ना, पूरा ठीक है ना, हाना समझ में आएगी। इसलिए आप क्या करिए, उसे देखिए। ठीक है ना, तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। ठीक है ना।